ओहो, गुड मॉर्निंग, सॉरी, गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है हमारे केमिस्ट्री के कक्षा में। दिस इज फिजिकल केमिस्ट्री और बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। अरे कोई है कि नहीं? किसी का कुछ रिप्लाई विप्लाई नहीं आ रहा है? सो गए क्या सब? हाँ, ये हुई ना बात। जूम ही हैंग हो गया, छोड़ दो। अब मैं जूम के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करूंगा। गुड इवनिंग, हरे कृष्णा। तो चालू करते हैं आज की कक्षा। तो आज की कक्षा जो थी, कल हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चालू किया था। गुड इवनिंग, बस बस इतना ज्यादा गुड इवनिंग मत बोलो, नहीं तो फिर इवनिंग बहुत ही ज्यादा गुड हो जाएगा। ठीक है, तो हम चालू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। फ्रीज हो गया? क्या बात कर रहे हैं? मेरा तो इधर ठीक ठाक दिखा रहा है, बढ़िया चल रहा है। फ्रीज तो हो ही गया है, चैट फ्रीज हो गया है, राइट। ठीक है, फिर से एंड मीटिंग करते हैं और आप लोग फिर से ज्वाइन कीजिए। हाँ, एंड मीटिंग फॉर ऑल। रुको रुको, पहले मैं किसी को होस्ट बना देता हूं। कौन होस्ट बनेंगे? किसी को होस्ट बना देते हैं। क्लियर है? अभी क्लियर है? ऑल राइट, चलो, सब अपने आप ही होता है। मेरी क्लास में ये ऐसी गड़बड़ी क्यों होती है? सागर सर, सागर सर। हाँ, अभी सब ठीक है, राइट राइट, अभी ठीक है। हे भगवान, अभी मैं जाता हूँ, आप लोग क्लास करो खुद से। तो ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने कल सीखा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन में पढ़ने वाले हैं। एक है रदरफोर्ड मॉडल, दूसरा है बोर्स मॉडल और तीसरा है वेव मैकेनिकल मॉडल। तो वेव मैकेनिकल मॉडल हमने अपने क्लास 9th 10th और 9th 10th में नहीं पढ़ा होगा, ये हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। और ये है लेटेस्ट वर्जन ऑफ द एटॉमिक मॉडल। जैसे हर बार आपके व्हाट्सएप का नया नया वर्जन निकलता रहता है ना हर साल, तो वैसे ही ये वेव मैकेनिकल मॉडल साइंटिस्ट के हिसाब से एटम स्ट्रक्चर का बहुत लेटेस्ट मॉडल है। चलो, तो कल हमने देखा था कि किस तरीके से कैथोड रेस की डिस्कवरी हुई थी। ओके, हाँ या ना में उत्तर देना, ठीक है? प्राइवेटली, लेकिन कोई भी उत्तर पब्लिकली नहीं देंगे, सब उत्तर अपने प्राइवेटली देंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है हाँ या ना वाला, कैथोड रेस का चार्ज पॉजिटिव होता है, यस और नो? आई विल वेट फॉर 30 सेकेंड्स। ओहो, ओहो, वाह वाह। अरे अच्छे से सुनो, कैथोड रेस का चार्ज पॉजिटिव होता है। कल ही तो पढ़े थे। यस, यस बोल रहे हो बेशर्मो। कैथोड रेस का चार्ज पॉजिटिव कहां से हो गया? कल तो हम देख रहे थे नेगेटिव था ना। ए भगवान, लिखो लिखो लिखो। जिन लोगों ने आंसर दिया है यस, वो अपना क्या बोलते हैं आंसर करेक्ट करके लिखें कि कैथोड रेस का चार्ज जो होता है नेगेटिव होता है। अच्छा, फिर दूसरा मेरा स्टेटमेंट, जब मैंने कैथोड रेस को पास किया तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा था। सही है या गलत है? गलत है, राइट। ओके, गुड। तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, ठीक है। तीसरा प्रश्न, जब हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया प्लस और माइनस का, ठीक है, तो कैथोड रेस अट्रैक्ट हो गया प्लस की तरफ। सही है या गलत है? गलत है।
प्रिया ने कहा गलत है, मृदुला ने कहा सही है, यश कह रहा है गलत है। अरे नालायकों, देखो कल हमने कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड में पास किया था तो वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट हुआ था ना। अरे भगवान, अभी तो मैंने बोला कैथोड रेज का चार्ज नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा ना। अरे तो सही है, अच्छा बोलना चाहिए था ना, सही है। सही है। ओके, आपसे मेरा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड दिया, मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे देते हैं, एक मैग्नेट लेके आ गए, नॉर्थ साउथ पोल का एक लेके आ गए और हमने उसको उसके पास में रख दिया, तो कैथोड रेस डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। स्टेटमेंट सही है गलत है? बताओ बताओ बताओ। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्रतीक, अभी आपने ध्यान से नहीं सुना, गया गया क्वेश्चन गया। डिफ्लेक्शन हुआ था, यस, तो इसका मतलब मेरा स्टेटमेंट क्या था, गलत था। ओके, फिर एक और एक, जब हमने एक चक्की रखा, तो जब मैंने ये कैथोड रेस पास किया, तो कैथोड रेस में इतनी ताकत थी कि वो चक्की को घुमाने लग गया। ये सही है या गलत है? राइट, करेक्ट ना? ओके गुड। तो आप लोगों का यहां पर जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। लास्ट मेरा क्वेश्चन, मेरा लास्ट क्वेश्चन, कैथोड रेस, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। कैथोड रेस कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल की तरफ जाता है, बताइए। एनोड से कैथोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ, बताओ 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 भाई। दिस फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन, कैथोड रेस कौन से, किस टर्मिनल से किस टर्मिनल पर जाता है? माइनस टू प्लस, माइनस टू प्लस मत बोलो, कैथोड से एनोड या एनोड से कैथोड बोलो। आप लोग तो बड़े होशियार हो कि माइनस से प्लस बोल दोगे तो फिर तो आसान हो जाएगा। एनोड से कैथोड से एनोड, ओके गुड वेरी गुड। अच्छा बताओ एनोड का साइन क्या है? एनोड साइन इज डैश, प्लस, वेरी गुड, एंड कैथोड साइन इज माइनस, राइट। चलें, वेरी गुड। तो हमारा पहला डिस्कवरी हो गया कैथोड रेस, और मैंने कल आपको बोला था कि हम यहां पर प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तो आप लोगों ने नोटबुक में जो हमने डिस्कस किए थे उस वीडियो में प्रॉपर्टीज, 4-5 प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, डिफ्लेक्टेड हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस की तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, ये सब 4-5 हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसको आप नोटबुक में लिखा। मृदुला ने तो बोल दिया लिखा है सर मैंने, मृदुला अच्छी बच्ची है, वो हमेशा लिख देती है, लेकिन बाकी लोगों का क्या हाल है? लिखा, पार्थ ने लिखा, अथर्व ने लिखा, गुड वेरी गुड, दीज आर गुड स्टूडेंट्स। कौशल ने भी लिखा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। प्रिया ने भी लिखा। चलो, बाकी लोगों ने नहीं लिखा, बाकी लोगों को क्या बोलते हैं, मार पड़ना चाहिए। देखना आज आप रात को सोओगे ऊपर से फैन गिर जाएगा। ठीक है, सब लिखा, गुड। चलो अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमने अब डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस देखा था, अभी हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुआ वो हम डिस्कवरी करते हैं। देखते हैं हम डिस्कवरी क्या करेंगे, उतने भी इंटेलिजेंट होते तो फिर हम कहीं और होते। चलो ये वीडियो कैसे चालू होता है? ओके चालू हुआ, राइट राइट। Canal rays. Let us look at Goldstein's experiment setup. Goldstein used a discharge tube like that of canal rays. Let us look at Goldstein's experiment setup. Goldstein used a discharge. ये देखिए, ये है गोल्डस्टीन, ये देखो, हाँ ये देखो, ये है गोल्डस्टीन का व्यक्ति, गोल्डस्टीन नाम का साइंटिस्ट है, ई गोल्डस्टीन। तो ई गोल्डस्टीन ने क्या किया, ऐसा एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया। ये जो ट्यूब को हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। क्यों इसको डिस्चार्ज ट्यूब बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास जो गैस भरी रहती है वो गैस फुल्ली डिस्चार्ज हो जाती है। अभी डिस्चार्ज होने का मतलब क्या होता है?
मतलब कि वो गैस क्या है, न्यूट्रल। अभी न्यूट्रल में जैसे आप हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो वो मॉलिक्यूल क्या है, गैस मॉलिक्यूल फट जाएगा। फटने का मतलब है कि उसमें से आयंस, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे और वो पूरा आयन बन जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं कि ऊपर बारिश होती है तो बारिश होने से पहले बादल में एकदम जोर जोर से लाइटनिंग साउंड आता है, गर्जना होती है। तो वो जो गर्जना होती है गड़गड़ गड़ की, वो कहां से होती है, वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से होता है। मतलब जब बारिश होने से पहले इतना ज्यादा वोल्टेज तैयार हो जाता है, तो जब इलेक्ट्रिक वोल्टेज इतना ज्यादा तैयार हो जाता है ऊपर बादलों में, तो वो फट जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। और डिस्चार्ज होने की वजह से तो आप देखोगे बिजली ऐसे गिरती है और ऊपर किसी के घर पे भी अटैक कर सकती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। यस, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये एक ट्यूब है और इस प्रकार से यहां पर भी दो टर्मिनल लिए गए हैं, राइट। इस तरफ एक टर्मिनल लिया गया है और ये हमारे पास एक बोल सकते हैं कि स्क्रीन है। ये स्क्रीन है जिसके ऊपर हम चीजें ऑब्जर्व करने वाले हैं। यहां पर बैटरी ली गई है, जैसे कि पिछले वाले एग्जांपल में लिया गया था। बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम होता है हाई वोल्टेज प्रोवाइड करना, या फिर मैंने आपको कल एक उदाहरण दिया था, एक कुआं है, कुएं के नीचे पानी है, मुझे पानी को ऊपर खींचना है, तो खींचने के लिए मुझे पावर चाहिए रहेगा, है ना। वो पावर को यहां पर क्या बोला गया है, वोल्टेज। तो ये वोल्टेज क्या करता है, ड्राइव करता है, करंट को ड्राइव करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। यस, अभी हम आगे देखते हैं। Like that of Thomson, with an anode and a perforated cathode in the middle. He also used a fluorescent screen. यस, अभी आपको यहां पर पता चला कि इधर जो स्क्रीन इस्तेमाल हुई है, इधर एक स्क्रीन इस्तेमाल हुआ है और इधर एक स्क्रीन इस्तेमाल हुआ है। कैथोड रेज और एनोड रेज, ये जो प्रोटॉन्स हम डिस्कवर कर रहे हैं, ये प्रोटॉन्स की डिस्कवरी एनोड रेज से हुई है। अभी आप देखोगे पिछले वाले सेटअप में और इस वाले सेटअप में एक अंतर आ रहा है। क्या अंतर आ रहा है, उधर जो डिस्चार्ज ट्यूब हमने लिया था, बीच में कुछ भी स्क्रीन जैसा था ही नहीं, लेकिन यहां पर इस डिस्चार्ज ट्यूब के बीच में हमने एक स्क्रीन लगा दिया है। अब ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं, परफोरेटेड ट्यूब, राइट। अभी परफोरेटेड ट्यूब का मतलब क्या होता है कि इस स्क्रीन में छेद है, इस स्क्रीन के अंदर क्या हुआ है, छेद हो रखा है, उसको हम बोलते हैं परफोरेटेड। याद रखिएगा इस शब्द को, परफोरेटेड। ओके, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन का मतलब होता है कि वहां पर अगर कोई चीज गिरा तो चमकने लगता है, राइट, उसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। At the other end to sense the rays. At the pressure of about 1 देखिए यहां पर ये है एनोड और ये हो जाएगा आपके पास परफोरेटेड कैथोड, ठीक है। ये कैथोड है, कैसे पता चला कैथोड है, क्योंकि यहां पर इसका क्या साइन लगा है, माइनस। लेकिन ये कैथोड कौन सा वाला कैथोड है, छेद वाला कैथोड है, इसलिए इसको बोलेंगे परफोरेटेड कैथोड। millimeter mercury, there were cathode rays from the cathode towards the anode. Behind it. अभी आप देखो यहां पर क्या होना चाहिए था, जैसे कि पिछले एक्सपेरिमेंट में हो रहा था, आपने वोल्टेज सप्लाई चालू कर दिया, वोल्टेज सप्लाई चालू कर दिया, इधर क्या है आपके पास, दिस इज प्रेशर, प्रेशर आप घटा रहे हो। अभी यहां पर हमने चालू कर दिया तो पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की तरफ एक कैथोड रेज जा रही थी, जैसे कि आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले क्या किया, आंसर दिया था। तो वैसा यहां पर भी हुआ, माइनस से प्लस की तरफ ऐसे एक किरण गई। Cathode, we also observed a luminous stream of particles proceeding in the opposite. यस, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। क्या हुआ, देखो ये रेस तो दिखेगा नहीं क्योंकि हमारी आंखों का एक रेंज होता है चीजों को देखने का, बराबर। अभी ये तो हमको दिख रहा है कि भाई नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक किरण जा रहा है, लेकिन हमको ये भी दिखा कि ये स्क्रीन भी चमक रहा है, राइट। अब ये क्वेश्चन आ जाता है मन में कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपने तो ये कैथोड लिया, ये एनोड लिया, तो जो भी होना चाहिए था खेला वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए था, भला ये क्यों चमकने लगा। अब ये इसलिए चमक रहा है, इसके ऊपर कुछ गिर रहा होगा, अगर इसके ऊपर कुछ गिर रहा है तो इसको कहीं से तो इधर से कुछ गिर रहा होगा, राइट। तो इधर से कुछ गिर रहा है मतलब ये जो प्लस टर्मिनल है, ये जो प्लस टर्मिनल है, इधर से कुछ तो निकला है जो कि इसके ऊपर आ रहा है और इसके ऊपर गिर के चमका हुआ इफेक्ट दे रहा है, राइट। अब देखो क्या है ये, Direction of cathode rays. देखो चमक रहा है पूरा, Einstein called them canal rays as they passed कैनाल through रेज इसको canal बोलते हैं, holes and came out on the other side. राइट। समझ में आ गया आप लोगों को यहां पर क्या बताया गया। तो वो जो रेस का नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, कैनाल रेस दिया गया। कैनाल रेस क्यों, क्योंकि
वो छोटे छोटे छेद से निकल रहा था, मतलब देखते हैं ना कैनाल, कैनाल क्या होती है, पतली सी लहर होती है, उसमें से पानी गुजरता है, तो वैसे छोटे छोटे छेद से वो स्ट्रीम बह रही थी, किसकी, पॉजिटिव रेस की, और वो उसका सोर्स क्या था ओरिजिन का, वो प्लस टर्मिनल था, राइट। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कैनाल रेस, क्योंकि इसका सोर्स प्लस था, एनोड से आता था, इसलिए इसका नाम था एनोड रेस भी रखा गया। यस, ये चीज आपको याद करनी है। तो यस, अभी एनोड रेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस, क्लियर हो गया, राइट। तो आप क्या करें, इस सेटअप को जो हमने यहां पर देखा था आप उसको ड्रॉ कर लेना, मतलब एक स्कीमेटिक डायग्राम आप नेट में डालना, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ एनोड रेस, तो वहां से आपको मिलेगा पिक्चर, उसको एकदम आराम से ड्रॉ किया जा सकता है। चलो अभी देखो एनोड रेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एनोड रेस की प्रॉपर्टीज जरा लिखिए। तो आप लोगों ने क्या देखा, एनोड रेस स्ट्रेट चल रहा था या फिर ऐसे सांप जैसा डांस करते हुए चल रहा था। प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखनी है आपको, क्या, स्ट्रेट चल रहा था, तो पहला चीज लिखिए, एनोड रेस ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्लीज राइट इट इन योर नोटबुक। लिखा सबने? अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी, तो ये जो कैथोड रेस था, ये कैथोड रेस क्या है, उस टाइम पे वो एक काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता था, तो यहां पर वो चीज यहां पर भी रिपीट होगी। एनोड रेस को भी देखा गया कि ये भी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जब बीच में हम चक्का रख देते हैं वो भी हिलने लग जाता है, तो हम क्या लिखेंगे कि दीज रेज ऑल्सो हैव काइनेटिक एनर्जीज, ये लिखिए नेक्स्ट। हाँ, दूसरा पॉइंट भी लिखो, दीज रेज हैव काइनेटिक एनर्जीज। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखो कि these rays are positively charged, these rays are positively charged, these rays are positively charged and move from anode to cathode. राइट, अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं, प्लस और माइनस ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं, तो ये एनोड रेस किस डायरेक्शन या किस टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा, प्लस की तरफ या माइनस की तरफ? माइनस की तरफ, तो नीचे वाला लिखो कि दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल, these rays are deflected towards the negative terminal on application of electric field। हाँ, यस, नेगेटिव की तरह डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। लिख लिया, लिखो लिखो, क्योंकि यस लिखो कि एनोड रेस आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा लिखो, एनोड रेस आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। डन, ओके। अच्छा, जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड लेकर आएंगे, तो अगर प्लस वाली रे, सॉरी माइन कैथोड रेज अगर डिफ्लेक्ट हो सकती है, तो फिर ये प्लस वाली रे क्यों नहीं डिफ्लेक्ट हो सकती? डिफ्लेक्ट हो सकती है, और ऐसा भी हुआ है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि दे आर ऑल्सो डिफ्लेक्टेड अंडर मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट, दीज रेज आर डिफ्लेक्टेड अंडर मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एनोड रेस। अब हम आगे बढ़ते हैं। डन, कंप्लीट हो गया, चलो बहुत बढ़िया। सो आगे बढ़ते हैं। चलो अभी हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। आखिर ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? लेट अस सी। हमने प्रोटॉन की देख ली, इलेक्ट्रॉन्स की देख ली, अब हम देखते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? In order to understand the discovery of neutron, let us consider an experimental setup in which polonium is placed inside a cavity. The cavity is ये पोलोनियम है। पोलोनियम आप जानते हैं कि अगर पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो पोलोनियम करके एक एलिमेंट आता है। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है? रेडियो एक्टिव का मतलब होता है कि वो अपने आप से एनर्जी रिलीज करता है और टूट जाता है, उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव। जैसे कि आप जानते हो कि 1945 में जब अमेरिका ने या यूएसए ने बॉम्ब ड्रॉप किया था, कौन सा बॉम्ब ड्रॉप किया था? एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया था हिरोशिमा और नागासाकी को, है ना? कौन सा डेट्स थे वो? 6 अगस्त 1945 एंड 10 अगस्त, ऐसा कुछ एक डेट्स था, दो डेट्स थे। तो जब ये बॉम्ब ड्रॉप हुआ तो उसके बाद इतनी ज्यादा एनर्जी निकली कि अभी तक बोला जाता है कि अभी भी विकलांग लोग जन्म लेते हैं वहां पर, अभी तक टिल नाउ। तो कितने साल हो गए देखो, 45 से 2000 ले लोगे तो 55 से 20 साल और जोड़ दो, 75 साल हो चुके हैं, फिर भी लोग विकलांग पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि इतने साल पहले एक एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप हुआ था। हाँ, 6 अगस्त 70। सोच सकते हो कि रेडियो एक्टिविटी कितना ज्यादा हानिकारक होता है। तो पोलोनियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये अपने आप से कुछ एनर्जी रेडिएट करता है। made up of lead material. The purpose of using lead block ये लीड ब्लॉक है, मतलब एक डब्बा है जो लीड से बना है। radiations to pass through from all directions. A small opening is given in the lead box, and only radiations can pass through from this opening. When alpha particles strike the beryllium metal, they release one neutron with the formation of carbon. A detector was placed after the beryllium metal to detect the type of particle. यस, अभी यहां पर देखो क्या हो रहा है। ठीक है, अब इधर देखो क्या हो रहा है। आपने ले लिया एक पोलोनियम, पोलोनियम को आपने एक डब्बे के अंदर रखा। वो डब्बा कोई साधारण डब्बा नहीं था, लेकिन ये डब्बा लीड से बना हुआ था, तो हम क्या बोलेंगे? लीड ब्लॉक था। अभी ये इसमें से क्या होगा? ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है, लेकिन एनर्जी क्या है? एनर्जी भी कुछ एक एटम्स होगा, एनर्जी तो आखिर क्या है? उससे ही बनी हुई है। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी क्या थी? अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी करके एक चैप्टर आएगा आपको क्लास 12 में। फिजिक्स में भी आपको रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री दोनों में। तो रेडियो एक्टिविटी बोलती है कि अगर कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट 3 प्रकार की रेस एमिट कर सकता है। कौन सी? एक होता है अल्फा रे, एक होता है बीटा रे और एक होता है गामा रे। ये 3 प्रकार के रेडियो एक्टिव रेज हैं, और जिसमें से सबसे भारी जो रे होता है वो होता है अल्फा रे। गामा रे सबसे हल्की रे होती है, लेकिन डिस्ट्रक्शन गामा रे से बहुत ज्यादा होता है। तो ये आप देखो कि इसमें से अल्फा रे निकला। कौन सा रे निकला? अल्फा रे। अभी अल्फा रे मतलब क्या? अल्फा पार्टिकल से बना है। अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स है, ये अल्फा पार्टिकल होता क्या है? अल्फा पार्टिकल होता है कि आप एक हीलियम का एक एटम ले लो, ले लिया आपने हीलियम का एटम, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2। यानी कि उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन रहेंगे? 2। न्यूक्लियस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2, क्योंकि एटॉमिक नंबर जितना उतना ही ज्यादा आपका उतना ही इलेक्ट्रॉन आएगा। अब हमने क्या किया कि वो जो हीलियम का आपने एटम लिया था, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे थे, हमने उस 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो अभी प्रोटॉन कितना है? 2, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 0। तो हीलियम के ऊपर एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई कि नहीं? प्रोटॉन 2 आ गया, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा इस न्यूक्लियस के ऊपर? बताओ, इस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? सो गए क्या? अरे जब क्वेश्चन का आंसर पूछ तो कोई देता नहीं, लगता है जूम फ्रीज हो जाता है।
हाँ राइट, तो प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या है ही नहीं, तो प्लस चार्ज आ जाएगा। लेकिन कितना प्लस आएगा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो एक प्लस इधर बढ़ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो दूसरा प्लस बढ़ जाएगा, यानी हीलियम अभी आपका क्या हो जाएगा? डबली चार्ज हो जाएगा। राइट, तो वो होता है डबली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस। राइट, क्या मैंने बोला? डबली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस आर कॉल्ड अल्फा पार्टिकल्स। समझ में आ गया? He2+ को हम क्या बोलेंगे? अल्फा पार्टिकल्स। तो ये क्या करता है? ये अल्फा पार्टिकल्स एमिट करता है। तो ये हीलियम, हीलियम न्यूक्लियस उसने दिया और ये खुद क्या हो जाएगा? बेरिलियम कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेरिलियम है ना, सॉरी पोलोनियम, ये बेरिलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज बेरिलियम। सो ये बेरिलियम है, तो बेरिलियम के ऊपर अटैक कौन कर रहा है? बेरिलियम भी एक एलिमेंट है, उसके ऊपर कौन अटैक कर रहा है? ये अल्फा पार्टिकल्स। ये अल्फा पार्टिकल्स कहां से निकला? इस पोलोनियम से निकला। इस अल्फा पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या है? He। He के नीचे क्या लिखा है? 2, यानी उसका एटॉमिक नंबर, और 4 क्या है? उसका एटॉमिक मास। तो अल्फा पार्टिकल्स ने इसके ऊपर टकराया, 4 2He प्लस Be का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। एटॉमिक मास कितना होता है? 9। वो यहां लिखा गया है। अब जब इसने इसके साथ रिएक्शन किया, तो रिएक्शन करने के बाद क्या होगा? रिएक्शन करने के बाद देखो, ये बेरिलियम से न्यूट्रॉन्स निकल जा रहे हैं। ये जो छोटे 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 ब्लू ब्लू डॉट दिख रहे हैं ना, ये क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं। डिस्कवरी हो गई न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन्स निकल आए। तो न्यूट्रॉन्स जब निकल आए, जैसे ही बेरिलियम से न्यूट्रॉन निकला, राइट, बेरिलियम से न्यूट्रॉन निकला, तुरंत तुरंत क्या हो गया? ये बेरिलियम कन्वर्ट हो गया किसमें? कार्बन में कन्वर्ट हो गया। तो कार्बन का क्या है? 6 12, और यहां पर एक न्यूट्रॉन निकल आया, और डिटेक्टर में हमने यहां पर इसको रखा, डिटेक्ट किया। अभी मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा हूं प्लस और माइनस का, और ये न्यूट्रॉन है, साइंटिस्ट लोगों को तो पता नहीं था कि क्या है, राइट, उनके व्यू पॉइंट से थोड़ा सोचो, उनको पता नहीं कि ये क्या निकल रहा है, तो वो चेक करना चाहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किस टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होता है, चार्ज पता करने के लिए। तो जैसे उन्होंने देखा कि ये पास कर रहा है अनडेविएटेड, सीधा पास कर गया, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन का चार्ज है क्या? नहीं है। सो दीज न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से डेविएट नहीं होते, भ्रमित नहीं होते। यस, तो ये जो डायग्राम है आपको बना लेना है। ये डायग्राम तुरंत बना लो, तुरंत बना लो, और इक्वेशन लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। जल्दी जल्दी बना लो, कोई रफ रफ जैसा डायग्राम बना लो, ऐसे पूरा सुंदर बनाने की जरूरत नहीं, रफ डायग्राम बना लो। ऐसे बना लो, इसके अंदर पोलोनियम रख दो, छोटे 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 डॉट बना दो, ये हीलियम पार्टिकल दिखा दो, बेरिलियम का शीट लगा है, ऐसे थोड़ा फटाफट बना दो। सर अल्फा पार्टिकल के नीचे क्या लिखा है? अल्फा पार्टिकल के नीचे लिखा है कि दे आर हाई रे फोटॉन्स। फोटोन वोटोन क्या होता है वो सब हम बाद में पढ़ेंगे, ये सब ये मत लिखो, बस इतना लिखो। चलो, मृदुला का तो हो गया, वेरी फास्ट। मृदुला तू कौन सा पेन इस्तेमाल करती है रे? सबको जरा बता दो। रेनॉल्ड्स, मॉन्टेक्स, कौन सा? हो गया, सबका हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया, वेरी गुड। तो जरा इसका वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं। The detector did not show any deflection. कुछ डिफ्लेक्शन आया नहीं। This leads to the conclusion that the particles are neither positively charged नीदर nor नेगेटिवली चार्ज। they are neutral. This experiment leads to the discovery of neutron. यस, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन
यस, तो बताओ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने किया था, कोई बता सकते हैं? अच्छा, ट्राइमैक्स। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने किया था? जस्ट एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ऐसे कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट हम साइंस लर्न कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम के लिए। बताओ। हाँ, गिरीश ने बताया सर, जेम्स चैडविक, वेरी गुड। तो जे चैडविक ने डिस्कवर किया। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? बताओ बताओ। डिस्कवरर, पार्टिकल्स एंड डिस्कवरर। ये टेबल बनाओ, ये टेबल बनाओ और टेबल में लिखना है पार्टिकल्स, सिंबल्स, मास, चार्ज, डिस्कवरर। ऐसा एक टेबल बनाओ। पार्टिकल, हमने अभी 3 पार्टिकल की डिस्कवरी की। एक था आपका, एक था प्रोटॉन, क्या था पहले, तो हमने डिस्कवरी की एनोड कैथोड रेस की। तो कैथोड रेस से क्या पता चला? इलेक्ट्रॉन, राइट। फिर हमने डिस्कवरी किया केनाल रेस का, यानी कि एनोड रेस का, तो क्या डिस्कवरी हुई? प्रोटॉन की। और लास्ट में हमने क्या डिस्कवर किया? न्यूट्रॉन का, राइट। पहले ये चार्ट बना लो, और चार्ट बनाओगे तो हम ये लिखेंगे, टेबल भरेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्यों नहीं लिखते, क्योंकि अगर मैंने लिखना चालू कर दिया तो फिर आप लोग पूरा सुस्त हो जाते हो। नहीं शिवानी, ई अर्नेस्ट रदरफोर्ड नहीं, नहीं 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 नहीं, अरे प्रोटॉन का डिस्कवरी थोड़ी ना रदरफोर्ड ने किया, रदरफोर्ड तो बाद में आया, रदरफोर्ड बाद में आया। लिख लिया? पार्टिकल्स लिख लिए, पार्टिकल्स का टेबल भर दिया, कॉलम भर दिया। बना लो बना लो। चलो, डिस्कवरर, अभी डिस्कवरर का कॉलम भरो। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जेम्स चैडविक। गिरीश ने लिखा है। गिरीश, आप उसको जरा पब्लिक करो तो अपने आंसर को। जे चैडविक बोलते हैं उसको। अच्छा, फिर उसके बाद देखो, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? प्रोटॉन की डिस्कवरी की है ई गोल्डस्टीन, राइट। गिरीश, इसका भी आंसर लिख दो तो, बीच वाले का क्या आएगा? प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? ई गोल्डस्टीन ने की। ई गोल्डस्टीन, हाँ वेरी गुड। और ये जो था हमारा पहला एनो कैथोड रेस, तो कैथोड रेस की डिस्कवरी किसने की? बताओ बताओ। थॉमसन। लिख दो, डिस्कवरर जे जे थॉमसन। राइट। ठीक है, चलो अभी हम चार्जेस लिखते हैं। ठीक है, गुड, तो ये हो गया। अभी यहां पर देखो, हमारे पास एक टेबल आया, सिंबल्स वाला टेबल आया, सिंबल वाला टेबल आया। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को हम कैसे सिंबल करते हैं, कैसे सिंबल देते हैं? बार बार तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते, तो ई लिखते हैं, ई। ठीक है, ई। और ई का चार्ज क्या होता है? -1, तो ई माइनस लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का सिंबल क्या है? पी, और पी का चार्ज क्या होता है? प्लस, तो पी प्लस लिखते हैं। फिर आता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का सिंबल क्या है? एन, तो ये जो एन है, इसका कुछ भी चार्ज नहीं होता, तो कुछ भी चार्ज हम नहीं लिख के देते, एन, ओनली एन आएगा। अच्छा सर, प्लीज टेल मास इन केजी। यस यस, पहले हम चार्जेस लिख लेते हैं। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कौन की है? जेम्स चैडविक। बराबर, तो इतना हो गया हमारे पास। अच्छा बताओ, मेरा पहला क्वेश्चन है, चार्ज लिखने से पहले मेरा क्वेश्चन है
कि चार्ज को किस यूनिट से मापा जाता है? प्राइवेटली आंसर देना, मैं फिर बताऊंगा किसने आंसर दिया। ये हमने बेसिक्स फंडामेंटल चैप्टर में पढ़ा था। वेरी गुड, वाह वाह। एम्पियर, अरे वाह। और अरे एम्पियर बता नहीं रहा हूं, एम्पियर पूछ रहा हूं। एम्पियर नहीं 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 नहीं, एम्पियर नहीं नहीं पढ़ा था। आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि एम्पियर नहीं बोलते, एम्पियर नहीं बोलते, क्या बोलते? कूलम्ब, कूलम्ब बोलते हैं। हाँ, चार्ज को मापा जाता है किसमें? कूलम्ब को, कूलम्ब में। और करंट को मापा जाता है एम्पियर में। हाँ राइट, कूलम्ब में मापा जाता है। सी, तो अभी यहां पर लिखो, कोई बात नहीं, यहां पर लिखो। अभी देखो इलेक्ट्रॉन, सब पागल हो गए। इलेक्ट्रॉन सिंबल यहाँ पर ई माइनस है, तो इसके ऊपर एक चार्ज आया है, एक चार्ज आया है। वो चार्ज का कूलम्ब में वैल्यू कितना है? तो हमको क्या लिखना है? माइनस है, इलेक्ट्रॉन माइनस है, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ऐसा इसका है, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, बराबर। अभी प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा उतना ही प्रोटॉन का चार्ज आएगा, बराबर। तो तभी तो फिर आपका एटम स्टेबल होगा। तो ये माइनस में है, तो वही आपका प्लस में होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, बराबर। प्रोटॉन हो गया। अच्छा, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होगा? बताओ बताओ, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होगा, जरा गेस करो। सो गए, फिर सो गए सब। 0। हाँ, आसान क्वेश्चन पूछता हूँ, आसान क्वेश्चन का आंसर तो दिया करो। 0 चार्ज होगा, राइट। अच्छा, मास, मास बताओ जरा, मास। मास, तो मास है, इलेक्ट्रॉन का वजन आता है इन केजी, केजी में हम लिख रहे हैं, कितना आएगा? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी, ठीक है। इतना केजी का है, बाप रे। प्रोटॉन, प्रोटॉन का है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 केजी, ये। और न्यूट्रॉन 1.674 इंटू 10⁻⁻27 केजी। देखो हो गया। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक, मत लिखो, राइट। तो ये आपके मास हो गया, ये मास याद रखना। अब मेरा क्विज, मेरा क्विज है। तो क्वेश्चन इज कि बताइए, इन तीनों में से, इन तीनों में से सबसे हैवी कौन सा है? कौन सा पार्टिकल सबसे हैवी है? देखो देखो, आंसर देख के बताओ, इन तीनों में से सबसे हैवी पार्टिकल कौन सा है? न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है या इलेक्ट्रॉन्स है? गिरीश का आंसर आ गया। अतर, प्रोटॉन, ओके। यश, प्रोटॉन, ओके। भावेश, प्रोटॉन। अरे महान आत्माओं, प्रोटॉन कैसे होगा? देखो इधर, अरे देखो, 10⁻⁻31, 10⁻⁻27, 10⁻⁻27। अब ये थोड़ा मैथ जरा दिमाग लगा के बताओ कि इनमें से सबसे हैवी कौन सा है? 10⁻⁻27 बड़ा होता है 10⁻31 से, पहला चीज समझे। अभी देखो दूसरा, फिर देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में इन दोनों का तो ये एक्सपोनेंट सेम है, बराबर। अभी 1.672 एक आता है और एक 1.674 आता है, बराबर। अभी ये 672 है, ये 674 है। हे मृदुला, तू तो इलेक्ट्रॉन लिख रही है, इलेक्ट्रॉन कैसे? 10⁻⁻। आंसर देखो, अभी मैं पटक देने वाला आप लोगों को, ऊपर से फेंक दूंगा। देखो कहां गया मेरा ये लिखने वाला हथियार। 10⁻⁻1 बड़ा होता है या 10⁻⁻2 बड़ा होता है? मैथ में, मैथ में थोड़ा ये दिमाग लगाओ। 10⁻⁻1 क्या होता है? 0.1, ठीक है।
10⁻² क्या होती है? 0.01, राइट? अब 0.1 और 0.01 में कौन बड़ा है? 0.1 बड़ा है ना। तो मैथ में जितना ज्यादा माइनस में अगर कोई नंबर छोटा आए, सपोज 4 आया और एक लेते हैं -10, तो ऐसा मत देखना कि 4 और 10 में 10 बड़ा है तो ये बड़ा हो गया, नहीं, वो माइनस है ना, उतना ही छोटा हो जाता है। हाँ, तो सबसे हेवी पार्टिकल है न्यूट्रॉन, वेरी हैवी, वेरी हैवी। और सबसे हल्का पार्टिकल, एकदम हल्का, एकदम उड़ जाएगा, ये है इलेक्ट्रॉन, राइट? इलेक्ट्रॉन है। अभी थोड़ा फील कराते हैं, फील कराते हैं। मेरे को बताओ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में हमने देखा कि न्यूट्रॉन सबसे भारी है, और सबसे भारी मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कितना भारीपन आएगा, न्यूट्रॉन सबसे भारी है और इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है। तो इलेक्ट्रॉन का वेट न्यूट्रॉन से कितना गुना हल्का है? कितना गुना मैंने पूछा, देखते हैं कैसे निकालते हैं आप लोग आंसर। सारा मैथ आपका जितना भी टूटा फूटा है ना, सब ठीक करा दूंगा यहां पर। बताओ ये कितना गुना हल्का है न्यूट्रॉन से, कैसे निकालेंगे? गिरीश ने तो बहुत ही ज्यादा मतलब एक्यूरेट आंसर दिया। मैं फिर भी अप्रोक्सीमेट आंसर की क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेशन रखता हूं। हाँ, क्वेश्चन इज कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से कितना गुना हल्का है। बोलते हैं ना 10 गुना हल्का है, 20 गुना हल्का है, 30 गुना हल्का है, तो कितना गुना हल्का है? करूं? फंस गए। देखो ये जो है 10⁻⁻31 है, ये 10⁻⁻27 है, बराबर। जब कितना गुना का पूछा जाता है ना, तो डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर लो। इसमें से भारी कौन सा है? 10⁻⁻27, तो 10⁻⁻27 लिख दो। इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया है, इतना ज्यादा ध्यान में नहीं ले रहा हूं, बस इस ऑर्डर को ले रहा हूं। तो 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय हल्का कौन है? 10⁻31 ऊपर चला जाएगा तो 10⁴ बन जाएगा कि नहीं? तो 10⁴ मतलब क्या? 10⁴ मतलब 1 2 3 4, 10,000 गुना, राइट? हाँ, आसान था। चलो अभी कितना टाइम हो रहा है? हो गया मेरा टाइम, बट फिर भी एटॉमिक मॉडल्स तो देख लेते हैं, वीडियो ही है, ठीक है। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जरा देख लेते हैं, बहुत आसान आसान चीजें, इसको मैं जस्ट अभी कंप्लीट कर लेते हैं। J.J. Thomson was the first to put forward a model to explain the structure of an atom. In his model, Thomson compared an atom to a Christmas pudding. The electrons were like the raisins in the pudding, and the pudding itself was like the positively charged particles. ये सबको याद है ना, क्लास 9 में आपको पढ़ाया गया होगा कि जे थॉमसन ने बोला कि एटम ऐसा होता है कि उसके ऊपर ना, जैसे एक केक, आप लोगों का बर्थडे होता है तो बर्थडे में क्या बनाते हैं? केक बनाते हैं। तो ऐसे ऊपर किशमिश रखी रहती है, काजू रखी रहती है, पिस्ता रखी रहती है, और अंदर केक। तो ऐसा ऐसा केक वाला, मुझे लगता है जे थॉमसन को केक खाना अच्छा लगता था, इसीलिए। सर बेसिक्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद आप एटॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू करोगे क्या? मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू नहीं, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का सब फंडामेंटल्स कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद फिर मैं पीरियोडिक टेबल एंड रेडॉक्स रिएक्शन के बेसिक्स भी मेरे को लेने हैं। पहले मैं बेसिक सारे कर लूंगा, उसके बाद फिर आप देखना यहाँ पर। तो ये देखो क्या मैं बोला था, जे थॉमसन को लगता है केक खाना अच्छा लगता था, तो इसलिए केक के हिसाब से सोचने लगा कि एटम कैसा होगा। एटम भी ऐसा होगा कि प्लस और माइनस क्या है, एक किशमिश होगा, एक काजू होगा, दोनों उस एटम के ऊपर ऐसे बिछड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा उसने मॉडल बनाया। मैंने कहा अच्छा है। इलेक्ट्रॉन देखो, वाटरमेलन देखो ऐसा होता है ना। मुझे तो खाने का मन कर रहा है। हाँ हाँ, while the electrons are embedded into the atoms, like the seeds of the watermelon. पूरा ठंडा ठंडा Oppositely charged particles खाने का मन कर रहा है। together by electrical force of attraction. आप लोगों को साउंड शायद नहीं आ रहा होगा, इधर मुझे आ रहा है साउंड। An atom consists of a positively charged sphere with electrons set within the sphere.
तो यहाँ पर बोल रहे हैं बाबा कि ये जो दिख रहा है ना एटम का अंदर का प्लस 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 प्लस, ये प्लस 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 क्या है? ये तराजू, ये जो तरबूज में जो लाल कलर होता है ना, लाल कलर, तो वो प्लस है। बाबा ये बोल रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं कि ये प्लस है, जो लाल कलर है वो प्लस है, ये सब प्लस है। और वो लाल के अंदर क्या है? काले काले बीज हैं। और इधर क्या है? वो प्लस प्लस के अंदर हमने कहीं कहीं छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये है प्लम पुडिंग मॉडल। जो एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, एटम क्या है? पूरा पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर क्या है? बस बिखरे हुए हैं। मैंने कहा बढ़िया सोच रहे हो आप तो। पता चल रहा है भाई जे थॉमसन को खाने में क्या क्या अच्छा लगता है। An atom is electrically neutral as the positive and negative charges within it are equal. तो एटम का मॉडल बस इतना तक ही सही था कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बस उसने उतना ही बता पाया था। आवाज कम है, राइट? अभी क्या है, इसका आवाज ज्यादा नहीं है, आवाज कैसे आएगा आपको? ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अच्छा, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देख के खत्म कर लेते हैं। कुछ नहीं, बस एक वीडियो ही है, चलेगा? एक सो तो नहीं गए? बार बार पूछना पड़ रहा है मुझे आप लोगों से। सो जाते हो? साउंड बढ़ाने से भी आएगा, देखते हैं साउंड कितना बढ़ाएंगे। चलो वो भी चेक कर लेते हैं। Rutherford and his students, Hans Geiger and Ernest Marsden, bombarded very thin gold foil, nearly 1,000 atoms thick, with alpha particles or helium rays positively charged, produced from radioactive decay of radon. याद है? याद आ रहा है कि नहीं? बताओ बताओ, याद आ रहा है? पहले बताओ, याद है? याद है? ये सब याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा हो? कुछ याद नहीं आ रहा हो? सब 10th के बाद खा पी के सो गए, सब सब भूल गए सब। आप कुछ याद नहीं आ रहा है? यश को यश पिक्चर भी देखी नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है। देखो पहले देख लो, मूवी देख लो, कल मैं एक्सप्लेन करता अभी। Wood's famous alpha particle scattering experiment. A stream of high-energy alpha particles from a radioactive source was directed at a thin foil, thickness less than 100 nanometer of gold metal. The thin gold foil had a circular fluorescent zinc sulfide screen around it. ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, फॉस्फोरेसेंट। Whenever alpha particles struck the screen, a tiny flash of light was produced at that point. ऐसे पीछे चमकते हैं, टुक 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 करके चमकते हैं पीछे। The results of scattering experiment were quite unexpected. If Thomson's plum pudding model was to be accurate, the big alpha particles should have passed through the gold foil with only a few minor deflections. This is because the alpha particles are heavy and the charge in the plum pudding model is widely spread. However, the actual results surprised Rutherford. Although many of the alpha particles did pass through as expected, many others were deflected at large angles, while others were reflected back to the alpha source. It was observed that one, most of the alpha particles passed through the gold foil undeflected. 2. A small fraction of the alpha particles was deflected by small angles. 3. A very few alpha particles, less than 1 in 20,000, bounced back, that is, were deflected by nearly 180 degrees.
हो गया। यस गिरीश, ठीक है। तो हम ये मैं एक्सप्लेनेशन कल देता हूं, अभी जस्ट मैंने आपको दिखा दिया, टाइम हो गया है। तो हरे कृष्णा, थैंक यू। नोटबुक में लिख लेना लेकिन।